Hello students, in today's lecture on mechanical properties of solids for class 11, we shall have discussion on Hooke's law and stress strain curve. First we start our discussion on Hooke's law. Hooke, the name of scientist who gave this law. The full name of the scientist is Robert Hooke. Robert Hooke, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, एन इंग्लिश फिजिसिस्ट रॉबर्ट हुक, एन इंग्लिश फिजिसिस्ट। इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन ए स्प्रिंग एंड फाउंड दैट द चेंज इन लेंथ, दैट इज elongation, produced in the body is proportional to the applied force or load. इन 1676 में लगभग इन्होंने अपना लॉ ऑफ इलास्टिसिटी दिया, जिसे अभी हुक्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपना क्या दिया? लॉ ऑफ इलास्टिसिटी दिया, जिसे अभी हम क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो एक तो ये बात ध्यान रखिए, हुक्स लॉ में रॉबर्ट हुक ने ये दिया था, इंग्लिश फिजिसिस्ट थे। 1676 में इन्होंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ये एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे स्प्रिंग का। इस स्प्रिंग पर जब उन्होंने लोड अप्लाई किया, जब इस पर उन्होंने कोई वेट या फोर्स या लोड अप्लाई किया, इस तरफ जैसे इसका मास m है तो इस तरफ ये फोर्स लगेगा, जिसको आप वेट भी कहते हो, और ये mg होगा। तो ये जब अप्लाई होता है तो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है इसमें चेंज आता है। ये इसकी स्प्रिंग की जो ओरिजिनल लेंथ है इसमें चेंज आता है, और ये स्प्रिंग इस तरीके से यहाँ पर जब इस वेट को हम लटकाते हैं तो इस स्प्रिंग की लेंथ में इलोंगेशन आ जाता है, यानी इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। लेंथ में जो इलोंगेशन आया, मान लेते हैं कि L लेंथ है, और इसकी लेंथ में जो चेंज आया वो डेल्टा L से आया। कितने से आया? डेल्टा L से आया। डेल्टा L से इसमें लेंथ में चेंज आया। तो रॉबर्ट हुक ने ये कहा कि जो ये एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने परफॉर्म किया था हेलिकल स्प्रिंग का, उन्होंने देखा कि जो ये इलोंगेशन है, डेल्टा L क्या है? इलोंगेशन है। डेल्टा L यहाँ पर क्या है? इलोंगेशन है। इलोंगेशन कहें या फिर कहें चेंज इन लेंथ। क्या कह सकते हैं? चेंज इन लेंथ, ये कह सकते हैं। इलोंगेशन और चेंज इन लेंथ हम इसे कह सकते हैं। तो जो ये इलोंगेशन और चेंज इन लेंथ इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड फोर्स के। जो आपने फोर्स इस पर अप्लाई किया है, इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? इलोंगेशन। कौन प्रोपोर्शनल होता है? इलोंगेशन। चेंज इन लेंथ, ठीक है। इलोंगेशन यानी चेंज इन लेंथ, जिसको आप बेसिकली ये कहोगे डेल्टा L अपॉन L कहेंगे, ये इलोंगेशन होगा, क्योंकि डेल्टा L तो न्यू लेंथ हो गया, L प्लस डेल्टा L। तो चेंज इन लेंथ जब हम निकालेंगे, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा L अपॉन L इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करेगा। हुक ने ये देखा कि जो ये इलोंगेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के। अप्लाइड फोर्स, जिसको आप दूसरा नाम और दे रहे हैं वेट, या फिर कह रहे हैं लोड। वेट और क्या कह रहे हैं? लोड, ठीक है। वेट और लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन? इलोंगेशन। अब आप जानते हैं ये इलोंगेशन क्या है? स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। ये क्या है? इलोंगेशन, स्ट्रेन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, स्ट्रेन हो गया। और ये जो अप्लाइड फोर्स है पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं इसे? स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन उन्होंने देखा, रॉबर्ट हुक ने साथ में ये भी कहा कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये केवल और केवल एप्लीकेबल है कब? विद इन द इलास्टिक लिमिट। किसकी इलास्टिक लिमिट? इस स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट के अंदर ऐसा होगा। यानी जब तक इस स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी है तब तक ये ऐसा हो सकता है। जैसे ही इसकी इलास्टिसिटी खत्म होगी, ये जो इलोंगेशन है इस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। इलोंगेशन अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है जब
इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर ऐसा होता है, चाहे ये स्प्रिंग है या कोई वायर है। तो फाइनली उन्होंने फिर अपना एक लॉ दिया, जिस लॉ को मैं अभी लिखने जा रहा हूं। आपको समझ में आया होगा कि रॉबर्ट हुक जो इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने 1676 में लॉ ऑफ इलास्टिसिटी दिया। इस लॉ ऑफ इलास्टिसिटी को ही आज हम हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं। लॉ ऑफ इलास्टिसिटी को ही हम आज हुक्स लॉ के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक स्प्रिंग का एक्सपेरिमेंट किया था। इस स्प्रिंग के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग पर एक एंड को उन्होंने फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पर फोर्स लगाया या फिर आप कहें कि एक मास अटैच कर दिया और फिर इस तरफ फोर्स लगाया। तो ये जो वेट है, फोर्स है, जिसको mg कह सकते हैं, इसके कारण इस स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आया, और जो चेंज आया वो डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल और एल का जो रेशो है, जो इलोंगेशन है, वो इलोंगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया किसके, इस अप्लाइड फोर्स के। क्योंकि जितना ज्यादा हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, ये इलोंगेशन उतना ही ज्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसा केवल तभी तक होता है जब तक हम इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं। ये इलोंगेशन अप्लाइड फोर्स के केवल तभी तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब तक हम इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं। इलास्टिक लिमिट के बाहर की यदि हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा किसने कहा, रॉबर्ट हुक ने कहा। तो रॉबर्ट हुक का जो स्टेटमेंट है लॉ का, कैसे स्टेट करेंगे, देयरफॉर 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 हुक्स लॉ may be stated as, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, stated as within the elastic limit, within the elastic limit the stress is directly proportional to the corresponding strain. Stress is directly proportional to the corresponding strain. स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, ये हुक्स लॉ ऐसा कहता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं इसको, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हो गया बेटा, ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो भी होगा, अप्लाइड लोड जो जिसे हम कहेंगे, जो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स आप लगा रहे हो पर यूनिट एरिया, उसे हम स्ट्रेस कहेंगे। और इसको इलोंगेशन कहेंगे स्ट्रेन को, ठीक है, इलोंगेशन को स्ट्रेन कहेंगे। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो इक्वल एक कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को मान लीजिए मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं, फॉर एग्जांपल उस कांस्टेंट को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। जो कांस्टेंट आया यहां पर, उस कांस्टेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कांस्टेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर ये जो रेशो आएगा, ये जो कांस्टेंट आया प्रोपोर्शनलिटी का, ये यहां से लिखा जा सकता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू ई। ये यहां पर एक रिलेशन निकल के आया, वेयर E is a constant known as constant of proportionality, constant of proportionality known as elastic constant, या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इसे कहते हैं, या फिर इसे इलास्टिक मॉडुलाई भी कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलाई भी कहते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी विद इन द इलास्टिक लिमिट, ऐसा होगा। ध्यान दीजिए, ये बात करता है लॉ केवल और केवल इलास्टिक लिमिट के अंदर की। इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ई यहाँ पर जो कांस्टेंट आया है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और
ये कांस्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक मॉडुलाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी यूनिट की यदि हम बात करें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट होगा, एसआई यूनिट जो होगा इसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एसआई यूनिट ऑफ ई, जो ये कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या नहीं होगा? कैसे होगा भाई, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, स्ट्रेस का यूनिट होता है फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला होता है फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। और डायमेंशनल फॉर्मूला यदि हम देखें, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही तो होगा, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है। और स्ट्रेस का कितना हमने निकाला था, ऑलरेडी हमने निकाल के देखा हुआ है, इतना आया था। ये डायमेंशनल फार्मूला है m1l-1t-2। कैसे निकालेंगे, स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स में एरिया के डायमेंशन का डिवाइड कर दो तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलास्टिक मॉडुलाई है ये कई टाइप का होता है, ये इलास्टिक मॉडुलाई कई टाइप का होता है। अब यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान देने की है कि ये लॉ केवल और केवल, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन यू आर डीलिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट। जब आप केवल और केवल इलास्टिक लिमिट के अंदर बात कर रहे हैं तभी ये लॉ जो है वैलिड होगा। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करने का मतलब है कि जब आप डिफॉर्मेशन को स्मॉल रखे हुए हैं, यानी जो अप्लाइड फोर्स आपने लगाया है ये स्मॉल है, जो डिफॉर्मेशन है वो यदि स्मॉल है तो ये लॉ वैलिड होगा। लेकिन जैसे ही ये अप्लाइड फोर्स यानी डिफॉर्मिंग फोर्स से इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हुआ तो उस केस में जो ये ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करने लग जाएगा और वो कभी भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि यदि हम आउट ऑफ द इलास्टिक लिमिट में इस लॉ को अप्लाई करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी। आउट ऑफ द इलास्टिक लिमिट में यदि आप डिफॉर्मिंग फोर्सेज को बढ़ाएंगे तो आउट ऑफ द इलास्टिक लिमिट में ये जो स्प्रिंग है ये प्लास्टिक ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करेगा और उस केस में ये कभी भी ब्रेक हो सकेगा। ठीक है, उस केस में ये कभी भी टूट जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात करता है कौन, हुक्स लॉ। अब यहां पर ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये कई टाइप का होता है। ठीक है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कई टाइप होती हैं, उन टाइप्स के बारे में भी हम जरा जान लें। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की टाइप की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इलास्टिक मॉडुलाई यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप है वो है यंग्स मॉडुलस। क्या है, यंग्स मॉडुलस सबसे पहले देखो, इलास्टिक मॉडुलाई या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, ये यंग्स मॉडुलस कह सकते हैं इसको, यंग्स मॉडुलस पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे, यंग्स मॉडुलस और यंग्स मॉडुलाई जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टाइप है इसका वल्क मॉडुलस जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा टाइप है इसका शेयर मॉडुलस जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बुक के अकॉर्डिंग कैपिटल G से। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग कैपिटल G से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। वल्क मॉडुलस को वॉल्यूम मॉडुलस भी कह सकते हैं, शेयर मॉडुलस को टेंजेंशियल मॉडुलस भी हम कहते हैं। तो वन बाय वन हम बात करते हैं, यंग्स मॉडुलस की बात करते हैं। यंग्स मॉडुलस, ये इलास्टिक मॉडुलाई यंग्स मॉडुलस कब कहलाएगा, यंग नेम ऑफ द साइंटिस्ट है बेटा, नेम ऑफ द साइंटिस्ट है जिन्होंने यंग्स मॉडुलस के बारे में बताया था। नेम ऑफ द साइंटिस्ट है कौन, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस ये डिपेंड कर, जो इलास्टिक कांस्टेंट है ना, जो इलास्टिक कांस्टेंट है जिसको आप इलास्टिक मॉडुलाई कह रहे हो, जिसको आप ई से रिप्रेजेंट करते हो, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, स्ट्रेन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो डिफॉर्मिंग फोर्सेज आप अप्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए यंग्स मॉडुलस जिसको हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं y यंग्स मॉडुलस को हम डिफाइन करते हैं सिंपली कैसे,
रेशो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जब स्ट्रेस का नेचर लॉन्गिट्यूडनल हो और स्ट्रेन का नेचर लॉन्गिट्यूडनल हो, यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो जो है यंग्स मॉडुलस कहलाता है। लेकिन ये यंग्स मॉडुलस तभी कहलाएगा जब स्ट्रेस कौन सा हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, और स्ट्रेन कौन सा हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो। अब ये कब आएगा, देखिए ये हम एक वायर लेते हैं, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। इस वायर की लेंथ है ओरिजिनल लेंथ L, ठीक है। जब इस वायर पर मैं डिफॉर्मिंग फोर्सेज अप्लाई करता हूं, यानी स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया कैसे अप्लाई कर रहा हूं, नॉर्मली इस पर अप्लाई कर रहा हूं, चाहे नीचे की तरफ अप्लाई करूं चाहे ऊपर की तरफ अप्लाई करूं। तो जब इस वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उस केस में इस वायर की लेंथ में चेंज आ जाता है। लेंथ यदि इंक्रीज हो रही है तो उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेंथ का इंक्रीज होना, जिसे हम एक्सटेंशन कहते हैं, इलोंगेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो नॉर्मल फोर्स आपने अप्लाई किया है जिसकी वजह से वायर की लेंथ बढ़ गई है, तो इस केस में जो ये स्ट्रेस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, और जो स्ट्रेन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को यदि मैं लिखूं फॉर्मूले में तो F अपॉन ए ही रहेगा। यह इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इस क्रॉस सेक्शन के एरिया पर लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यही तो होगा, ठीक है। और यहां से इसको और फर्दर आप इस तरीके से लिख सकते हो, F अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। यदि इसके यूनिट की बात करूं, मैं यूनिट की बात करूं, यंग्स मॉडुलस के यूनिट की बात करूं, तो जो SI यूनिट होगा इसका, SI यूनिट क्या होगा देख सकते हैं आप फॉर्मूले से, L का, ये तो स्ट्रेन का तो यूनिट होगा नहीं, इसका तो जो यंग्स मॉडुलस का यूनिट होगा वो स्ट्रेस का ही यूनिट होगा। फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हो, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट के बारे में बात हो गई। अब यदि डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालना चाहें, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका, तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी आसान है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसका होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा। स्ट्रेस का कितना होगा, m1 L-1 T-2, यही तो होगा जो इलास्टिक मॉडुलाई का फॉर्मूला है। जो इलास्टिक मॉडुलाई का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला, और हम यंग्स मॉडुलस की यूनिट भी लिख सकते हैं। बात करेंगे सेकंड टाइप के मॉडुलस की। ये यंग नाम के साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था, इसलिए इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं। दूसरा मॉडुलस है वल्क मॉडुलस। कौन सा है, वल्क मॉडुलस, जिसको हम B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम और दूसरा नाम देते हैं वॉल्यूम मॉडुलस कह सकते हैं। इसे हम और तीसरा नाम दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, हाइड्रोलिक C है ये बेटा, हाइड्रोलिक मॉडुलस भी इसे कह सकते हैं, किसी भी नाम से जान सकते हैं इसको। तो देखिए क्या होता है, वल्क मॉडुलस और वॉल्यूम मॉडुलस और हाइड्रोलिक मॉडुलस क्या होता है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए ये है कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये बॉल मान सकते हो आप, बॉल है ये, और इसका अपना एक वॉल्यूम है, मान लीजिए कितना वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है इसका, ठीक है। अब जब इस पर चारों तरफ से हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स इस तरीके से फोर्स लगाया हमने, चारों तरफ से फोर्स लगाया, नॉर्मल फोर्स लगाया, नॉर्मल डायरेक्शन से जब इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, चारों तरफ से अप्लाई करेंगे, नॉर्मली जब इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, इस बॉल के ऊपर जब नॉर्मली फोर्स अप्लाई करते हैं, इस तरीके से जब नॉर्मली इस बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये तो हो गया स्ट्रेस, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, ये तो हो गया वॉल्यूम स्ट्रेस। और जब ये फोर्स आप अप्लाई करोगे तो इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, यानी वॉल्यूम में कमी आएगी। अभी इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम में कमी आएगी। अब जो वॉल्यूम है
वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा है, डेल्टा वी से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम स्ट्रेन है वो डेल्टा वी अपॉन वी होगा, जो स्ट्रेस है वॉल्यूम स्ट्रेस है वो एफ अपॉन ए होगा। क्या होगा, एफ अपॉन ए होगा। तो यदि हम वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम इस बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हम लिखना चाहें, वी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा वर्क स्ट्रेस जिसे आप वॉल्यूम स्ट्रेस भी लिख सकते हो, हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी लिख सकते हो, अपॉन वर्क स्ट्रेन, अपॉन वर्क स्ट्रेन। वर्क स्ट्रेस के फॉर्मूले की बात करें तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया ये आएगा, और वर्क स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ये आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ वॉल्यूम में कमी आ रही है, जब आप नॉर्मल फोर्स स्ट्रेस लगा रहे हो तो वॉल्यूम में कमी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यदि जब बल्क मॉडुलस की बात करूंगा, देखिए यंग्स मॉडुलस जो होता है ना बेटा, यंग्स मॉडुलस जो है सॉलिड्स के केस में डिफाइन होता है, ध्यान रखिएगा, सॉलिड्स के केस में डिफाइन होता है। कौन, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस सॉलिड्स के केस में डिफाइन होता है। कौन, यंग्स मॉडुलस सॉलिड्स के केस में डिफाइन होता है। यंग्स मॉडुलस सॉलिड्स के केस में डिफाइन होता है। वहीं बल्क मॉडुलस की हम बात करें तो यहां पर जो एफ अपॉन ए आप देख रहे हैं, इसको हम कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि एफ अपॉन ए यहां पर जो स्ट्रेस है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, इसे हम प्रेशर भी कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर भी कहेंगे। क्योंकि जो बल्क मॉडुलस है बेटा, जो हाइड्रोलिक मॉडुलस है, ये जो बल्क मॉडुलस और हाइड्रोलिक मॉडुलस है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों केसेज में डिफाइन होता है। सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है, लिक्विड्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, सॉलिड्स के लिए डिफाइन होता है, लिक्विड्स के लिए डिफाइन होता है, और गैसेज के लिए भी डिफाइन होता है। ठीक है, तीनों केसेज में ये डिफाइन होता है, जबकि यंग्स मॉडुलस केवल और केवल सॉलिड्स के केस में डिफाइन हो रहा था। और ये जो बल्क मॉडुलस है, ये जो हाइड्रोलिक मॉडुलस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के केस में डिफाइन होता है। तो यहाँ पर ये जो एफ अपॉन ए है, इस एफ अपॉन ए को मैं प्रेशर भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर लिख सकता हूँ, और अपॉन डेल्टा बी अपॉन बी लिखूंगा इसको। और यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी मैं लगा सकता हूँ। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जब हम नॉर्मल स्ट्रेस इस पर लगाते हैं तो वॉल्यूम में कमी आती है। वॉल्यूम में क्या आ रही है, कमी आ रही है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लगाया है। ये वॉल्यूम में कमी को बता रहा है। किसको बता रहा है, वॉल्यूम में कमी आ रही है, इस बात को कौन बता रहा है, ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन। तो इस बल्क इस मॉडुलस के फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो v इज इक्वल टू लिखा जाएगा इसको एफ अपॉन ए इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, इस तरीके से लिखा जाएगा। या फिर इसको लिखूं मैं तो v इज इक्वल टू माइनस पी इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर यूनिट की यदि मैं बात करूं, इसके यूनिट की बात करूं, ऐसा यूनिट, तो देखिए वॉल्यूम स्ट्रेन है नीचे, तो इसका यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, इसका तो होता ही नहीं है यूनिट। आप जानते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसका यूनिट भी क्या होगा, जो स्ट्रेस का यूनिट है, और स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। इसके अलावा यदि डायमेंशनल फॉर्मूला की मैं बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला की मैं बात करूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो यही रहेगा डायमेंशनल फॉर्मूला भी। ठीक है, तो ये एक बात हुई डायमेंशनल फॉर्मूला की। अब देखिए आप जानते हैं आप जानते हैं कि ये बात तो मैंने आपको बता ही दी है ऑलरेडी, कि यंग्स मॉडुलस सॉलिड के केस में डिफाइन होता है, और जो बल्क मॉडुलस है, ये ध्यान रखिएगा बेटा, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट में हम इसे डिफाइन करते हैं। किसको, बल्क मॉडुलस को। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और ये जो है वॉल्यूम में इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये लेंथ में इलोंगेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में एक रिलेशन होता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं यहाँ पर बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी के रिलेशन की भी बात करूंगा आपसे। बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी में एक रिलेशन होता है, एक टर्म होता है कंप्रेसिबिलिटी। द रेसिप यहाँ पर नोट करके आप लिख सकते हैं, द रेसिप्रोकल किसका, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस
रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नॉन एज या कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहलाती है? कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? स्मॉल के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी को। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेसिबिलिटी को मैथमेटिकली यदि हम लिखें तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। और इसके फॉर्मूले की बात करें तो b का फॉर्मूला तो है -PV/ΔV, ये फॉर्मूला है। तो k का जो फॉर्मूला आएगा, स्मॉल k का जो फॉर्मूला यहाँ से बना, वो हो जाएगा ΔV/-P/V, ये हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा किसका? बल्क मॉडुलस का। किसका? वो सॉरी, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कंप्रेसिबिलिटी में आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ। देखिए हम 3 स्टेट पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए सॉलिड में जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो नेग्लिजिबल होती है। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की यदि मैं बात करूं किस केस में? सॉलिड्स के केस में। सॉलिड्स के केस में जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास होते हैं, इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल होता है मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और जब मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जब नेग्लिजिबल होता है सॉलिड्स का, तो जो बल्क मॉडुलाई है सॉलिड्स के केस में, देयरफॉर their bulk moduli या modulus is large, is much larger या larger कह सकते हो। ठीक है, लिक्विड्स के केस में यदि मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होता, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस ग्रेटर देन होता है, इज ग्रेटर देन सॉलिड्स, सॉलिड्स से ज्यादा होता है। और इनका जो बल्क मॉडुलस है वो स्मॉल होता है, स्मॉलर देन सॉलिड्स, स्मॉलर देन सॉलिड्स, ये ध्यान रखिएगा। तीसरी, यदि हम गैसेज की बात करें तो आप सब जानते हैं कि इनकी जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, इसके जो मॉलिक्यूल हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स, वो ज्यादा दूर होते हैं, इज लार्जर और ग्रेटर देन both solids and liquids। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दोनों के तुलना में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैसेज में बहुत ज्यादा होता है, इज मच लार्जर। ठीक है, तो इनका जो बल्क मॉडुलाई है, बल्क मॉडुलस है, वो स्मॉलेस्ट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड और लिक्विड के केस में इनका बल्क मॉडुलाई स्मॉल होता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो बल्क मॉडुलस है किसका? सॉलिड्स का सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड्स का सबसे ज्यादा होता है। बल्क मॉडुलस लिक्विड का उससे कम होता है, लिक्विड्स का। और सबसे कम बल्क मॉडुलस होता है किसका? गैसेज का। इस वजह से जो कंप्रेसिबिलिटी होगा, कंप्रेसिबिलिटी की जो बात होगी यहाँ पर, कंप्रेसिबिलिटी, ये तो मैंने आपको बताया बल्क मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस की बात की। बल्क मॉडुलस सॉलिड्स का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी, जिसका बल्क मॉडुलस ज्यादा होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होगी। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी उससे ज्यादा होती है, सॉलिड से ज्यादा होती है लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, और गैसेज की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, यानी गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल देन मिलियंस टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। ठीक है, क्योंकि इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, देयरफॉर गैसेज आर मिलियन टाइम्स मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स की तुलना में इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा।
ठीक है। और सॉलिड्स क्यों इनकम्प्रेसिबल होते हैं भाई? गैसेज तो कंप्रेसिबल हैं, लेकिन सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल हैं क्योंकि उनका वर्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो कपलिंग है एटम और मॉलिक्यूल के बीच में, जो कपलिंग होगा सॉलिड्स के केस में कपलिंग ज्यादा होता है। सॉलिड्स के केस में जो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है नेग्लिजिबल है, यानी मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड्स के पास पास में होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं। सॉलिड्स के केस में यदि मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो एकदम पास पास में होते हैं। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या एटॉमिक डिस्टेंस जो है जीरो होता है सॉलिड्स के केस में। इसलिए यहाँ पर कपलिंग ज्यादा होगी, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो उस केस में यहाँ पर जो है कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी, यानी ये सॉलिड्स जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं क्योंकि इनका वर्क मॉडुलस ज्यादा हो जाएगा इस केस में। ठीक है। और लिक्विड के केस में आप जानते हो दूर दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड्स के तुलना में दूर दूर होते हैं, लेकिन गैसेज में तो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। गैसेज में तो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, सबसे ज्यादा दूर होते हैं, तो गैसेज हाईली कंप्रेसिबल है। सॉलिड्स जो है इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड्स कैसे हैं? इनकम्प्रेसिबल। ये इनकम्प्रेसिबल क्यों है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इनका बल्क मॉडुलस हाई होता है और इनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है पास पास होते हैं, और इसलिए इनके बीच में कपलिंग ज्यादा होती है, ज्यादा स्ट्रांगली कपल्ड होते हैं ये, इसलिए स्ट्रांगली कपल्ड होने की वजह से ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, ये एक बात हुई किसकी? वर्क मॉडुलस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और मॉडुलस है शियर मॉडुलस। देखिए वर्क मॉडुलस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसको वॉल्यूम मॉडुलस और हाइड्रोलिक मॉडुलस के नाम से जानते हैं। अब लास्ट एक इसमें मॉडुलस की कैटेगरी में एक लास्ट मॉडुलस है शियर मॉडुलस, इसकी बात कर लेते हैं। शियर मॉडुलस कहो या हम कह सकते हैं टेंजेंशियल मॉडुलस, टेंजेंशियल मॉडुलस ये भी कह सकते हो आप, टेंजेंशियल मॉडुलस। इसको हम बुक के अनुसार यदि रिप्रेजेंट करें तो जी से रिप्रेजेंट किया है, या कई बुक्स में तो कैपिटल जी और कई बुक्स में नीटा से भी रिप्रेजेंट किया है। नीटा इसको प्रोनाउंस करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये होता क्या है, देखिए ये क्या होता है। पहले तो आप समझें कि ये कब डिफाइन होगा। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और इसका हमने लोअर सरफेस फिक्स कर दिया, ये फिक्स है और इस पर हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया। क्या लगाया? टेंजेंशियल फोर्स लगाया। जब इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है, जब इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी? फोर्स लगाने से ये जो ए सी आर्म है, यानी ए पॉइंट जो है ए डैश पर आ जाएगा और बी पॉइंट यहां से शिफ्ट होकर के बी डैश पर आ जाएगा। इस तरीके से इसकी सिचुएशन हो जाएगी और ये जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होगा इस आर्म में थीटा एंगल से, यहाँ भी ये एंगल थीटा ही होगा, दोनों बराबर होंगे। अब यहाँ पर ये जो शिफ्टिंग है ए से ए डैश का, ये मैं मान लेता हूँ डेल्टा एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये मैं एल मान लेता हूँ। ए से ए डैश का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है तो बी से बी डैश का डिस्टेंस भी डेल्टा एक्स होगा। ठीक है। अब यहाँ पर चाहे आप इस ट्राइंगल की बात कर लें ए सी ए डैश की, चाहे आप बी डी वी डैश की बात कर लें, किसी भी ट्राइंगल से बात करें, तो यहाँ पर जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी बेटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा की यदि हम बात करें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए डैश यानी डेल्टा एक्स, और बेस क्या हो गया? ए सी यानी एल हो गया। अब थीटा स्मॉल है इसलिए हम टेन थीटा को थीटा भी लिख देते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन एल, इस तरीके से इसे लिखा जाता है। तो जो शियर मॉडुलस है या टेंजेंशियल मॉडुलस है वो क्या होगा, कैसे डिफाइन होगा? कैपिटल जी इज इक्वल टू ये होता है शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस, कुछ भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब देखिए शियरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस तो आप लिखते हैं एफ अपॉन ए, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ये शेयरिंग स्ट्रेस हो गया। और शेयरिंग स्ट्रेन की बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल। क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन एल आ जाएगा। और डेल्टा एक्स अपॉन एल की जगह मैं लिख सकता हूं एफ अपॉन ए अपॉन थीटा। क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। यानी जो शेयरिंग स्ट्रेस है, शेयर मॉडुलस है कैपिटल जी, वो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है या नहीं? इस तरीके से भी लिखा जा सकता है।
ये शियर मॉडुलस की बात हुई। अब शियर मॉडुलस के केस में भी ये स्ट्रेन है तो इसका कोई यूनिट होगा नहीं। शियरिंग स्ट्रेस का यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। और डायमेंशनल फार्मूला की मैं बात करूं तो m1 L-1 T-2 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो शियरिंग स्ट्रेन है वो रेडियन में मेजर की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये शियर मॉडुलस और टेंजेंशियल मॉडुलस की बात हुई। अब मैं यहाँ पर एक हल्का सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि शियर मॉडुलस और आपका ये जो यंग्स मॉडुलस है इसमें एक रिलेशन होता है। शियर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस में एक रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा। फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स, फॉर मोस्ट मटेरियल्स, ज़्यादातर मटेरियल्स के लिए जो शियर मॉडुलस है जी, ये यंग्स मॉडुलस का अप्रॉक्सीमेटली 1/3 होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर मटेरियल्स के लिए शियर मॉडुलस यंग्स मॉडुलस का 1/3 होता है। तो ये एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये मैंने यहाँ पर आपसे बात की। अब यहाँ पर एक कुछ रिलेशंस और आपको ध्यान रख लेने चाहिए, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ रिलेशंस हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, इनका डेरिवेशन आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। y इज इक्वल टू 2 नीटा इंटू 1 प्लस सिग्मा, एक तो रिलेशन ये है। और दूसरा रिलेशन है y इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, ये रिलेशन है। अब यहाँ पर y तो आप जानते हैं यंग्स मॉडुलस है। y क्या है? यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, y यंग्स मॉडुलस है। ईटा क्या है? शियर मॉडुलस है। शियर मॉडुलस जिसे आप कैपिटल G से भी रिप्रेजेंट करते हो, ध्यान कीजिए, कैपिटल G से भी आपने रिप्रेजेंट किया है इसको। और सिग्मा, ये सिग्मा जो है, k क्या है यहाँ पर? y और y को तो आप जानते ही हैं, k क्या है? वॉल्यूम मॉडुलस, वॉल्यूम मॉडुलस है। यहाँ पर k जो है इन्होंने वॉल्यूम मॉडुलस लिया है, बेटा ध्यान रखिएगा। k वॉल्यूम मॉडुलस लिया है जिसको आपने b से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल k है, ध्यान रखिए, वॉल्यूम मॉडुलस है। और सिग्मा जो है यहाँ पर पॉइसन्स रेशो है। कौन सा रेशो है? पॉइसन्स रेशो, पॉइसन्स रेशो कहते हैं इसे, सिग्मा को पॉइसन्स रेशो कहते हैं। और ये पॉइसन्स रेशो सिग्मा बराबर होता है ये लेट पॉइसन्स रेशो जो सिग्मा होता है, ये रेशो होता है चेंज इन थिकनेस ऑफ डायमीटर टू द ओरिजिनल थिकनेस और डायमीटर, लेटरल स्ट्रेन जिसे आप कह सकते हो, लेटरल स्ट्रेन। सिग्मा यहाँ पर क्या हो गया बेटा? पॉइसन्स रेशो, जो कि लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इनका रेशो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अब आप कहेंगे लेटरल स्ट्रेन क्या है, अभी बता देता हूँ। माइनस, अभी लिख लेते हैं एक बार, डेल्टा डी अपॉन डी और डेल्टा एल अपॉन एल, यानी यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू आएगी माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ये आ जाएगी। इसको समझने के लिए देखिए, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ पॉइसन्स रेशो को समझने के लिए। ये एक वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है जिसको मैंने यहाँ पर लटका दिया है। जब मैं इस पर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा, जब मैं इस पर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा F, ठीक है, स्ट्रेस अप्लाई करूँगा तो इसकी लेंथ में क्या आ जाएगा? चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा। ओरिजिनल लेंथ इसकी L है और मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ जो है चेंज होकर के कितनी चेंज हो गई? डेल्टा L चेंज हुई। तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपको मिल जाएगा। अब लेटरल स्ट्रेन क्या है? जब इसकी लेंथ बढ़ेगी तो इसका डायमीटर कम होगा या नहीं होगा? भाई ये मोटा वायर है तो पतला होने लग जाएगा ना बेटा, ये इसका डायमीटर कम हो जाएगा, इसका डायमीटर कम हो जाएगा, ये इस तरीके से पतला हो जाएगा। पहले का डायमीटर यदि मैं मान लेता हूँ d है और बाद में चेंज हुआ डायमीटर में डेल्टा d, अब डायमीटर हो रहा है कम, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर लिया है, नेगेटिव साइन यहाँ पर लिया है। ये डायमीटर को बताता है, किसको बताता है? डायमीटर किसका? वायर का, डायमीटर ऑफ वायर, ठीक है। और ये चेंज इन डायमीटर को बताता है, चेंज इन डायमीटर वायर का।
तो डायमीटर में यहाँ पर कमी आ रही है, इसलिए नेगेटिव साइन लिया। तो इसे हम कहते हैं पॉइसंस रेशो। और इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं आपको, इसके लिए ध्यान रखिएगा सिग्मा की जो वैल्यू है पॉइसंस रेशो की वैल्यू, वो 1/2 से कम और -1 से ज्यादा होती है। किसके लिए? फॉर थियोरेटिकल पर्पज, थियोरेटिकल पर्पज के लिए। थियोरेटिकली इसकी वैल्यू इतनी होती है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पज, प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल पर्पज की यदि आप बात करें, एक्सपेरिमेंटल पर्पज, एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए इसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा की, वो 1/2 से कम और 0 से ज्यादा होती है। 1/2 से कम और 0 से ज्यादा होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। थियोरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। और ये रिलेशंस भी आपको ध्यान रखने चाहिए। y इज इक्वल टू 3k, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू, और करके लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 3b लिख सकते हो, 1 - 2 सिग्मा, इस तरीके से लिख सकते हो। इसको और करके क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल G 1 प्लस सिग्मा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन और ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखने हैं, ये रिलेशंस भी आपको काम आते हैं। तो ये मैंने बात की आपसे शियर मॉडुलस की। शियर मॉडुलस किस केस में डिफाइन होता है, ये भी जरा मैं आपको बता दूं। शियर मॉडुलस केवल और केवल, ध्यान रखिएगा, केवल और केवल शियर मॉडुलस की यदि मैं बात करूं तो केवल और केवल सॉलिड्स के केस में डिफाइन होता है। केवल और केवल सॉलिड्स के केस में डिफाइन होता है, ध्यान रखिएगा। केवल और केवल एक मॉडुलस ऐसा है, बल्क मॉडुलस, जो तीनों स्टेट्स में डिफाइन होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज में। बाकी यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस केवल और केवल सॉलिड्स के केस में डिफाइन होते हैं। तो ये एक बात हुई, ये मॉडुलस के बारे में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। अभी हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जान लिया है, अब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में जानेंगे। आखिर में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है क्या? देखिए, विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट, जो हुक्स नाम के साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक, जो इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक वायर के लिए, एक वायर के लिए, स्टील वायर के लिए एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यानी ग्राफ ड्रॉ किया डक्टाइल मेटल के लिए, और उनको जो ग्राफ मिला स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, उसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहा गया। यदि इस टाइप से मैं दो एक्सिस बनाऊं और इस एक्स एक्सिस पर मैं स्ट्रेन ले लेता हूं, स्ट्रेन, और इस वाई एक्सिस पर मैं ले लेता हूं स्ट्रेस, स्ट्रेस ले लिया, किसमें? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने बनाया। अब देखिए जरा, इनिशियली जब हम स्ट्रेन को बढ़ाते हैं, ये जैसे ये कोई वायर का एग्जांपल ले लेते हैं, ये मेरे पास एक वायर है, यहां बना देता हूं मैं वायर को, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, इससे इस पर हमने स्ट्रेस लगाया। स्ट्रेस जब इस वायर पर लगाएंगे तो इसमें स्ट्रेन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन आएगा यानी इसकी लेंथ में चेंज होगा, ठीक है। और यदि इस वायर पर जब हम स्ट्रेन को बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, किसको बढ़ाएंगे? स्ट्रेस को बढ़ाएंगे। स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन का क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। शुरुआत में स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम रेशो में बढ़ते हैं, इस तरीके से बढ़ते हैं स्टार्टिंग में, जब तक इलास्टिक लिमिट यानी इस वायर की इलास्टिसिटी मेंटेन है, तब तक ये जितना आपने स्ट्रेस बढ़ाया उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, ठीक है। यानी ये पॉइंट ओ मान लिया और ये पॉइंट ए मान लेता हूं, ये पॉइंट ए मान लेता हूं, ठीक है। तो बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए, बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए द कर्व इज लीनियर, दिस कर्व इज लीनियर। और ये लीनियर कर्व हमें क्या बता रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब यहां पर हुक्स लॉ वैलिड हो रहा है, ओबे हो रहा है। इसका मतलब यहां पर जैसे ही ओ से ए तक, जैसे ही हम स्ट्रेस को हटाएंगे, वायर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा, ठीक है। यानी हुक्स लॉ वैलिड होगा इस केस में। इसका मतलब इस रीजन में जो वायर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? इलास्टिक वायर की तरह बिहेव करेगा, इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब उसके बाद में मैंने स्ट्रेस को और बढ़ाया, स्ट्रेस को और बढ़ाया तो क्या होगा? देखिए, इस तरीके से सिचुएशन आती है, इस तरीके से सिचुएशन आती है।
जब स्ट्रेस को मैंने और बढ़ाया, ठीक है, स्ट्रेस की जब वैल्यू को मैंने बढ़ाया, तो देखिए पहले इसको तो मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी, ठीक है। एक बार मैं ये कर्व बना देता हूँ, ये कर्व बना देता हूँ इस टाइप से, इस टाइप का कर्व आता है ये, इस टाइप से, ठीक है। और ये पॉइंट में नाम दे देता हूं सी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पॉइंट ए तक तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, ये पॉइंट ए जो है ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को बता रहा है। पॉइंट ए किसको बता रहा है? ये पॉइंट ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनलिटी लिमिट का मतलब है कि इस पॉइंट ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इलास्टिक बिहेवियर भी मेंटेन है। अब पॉइंट ए के बाद में बी तक, बिटवीन ए एंड बी, अब जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, यानी जितना स्ट्रेस बढ़ाया उतना की उतना स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही स्ट्रेस को हटाया, जो वायर है वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर रहा है? रीगेन कर रहा है। इसका मतलब वायर के अंदर इलास्टिसिटी तो है लेकिन उसकी प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। किसको ओबे नहीं कर रहा है? हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेन आपने बढ़ा दिया तो स्ट्रेस उसी रेशो में नहीं बढ़ रहा है। अब ग्राफ लीनियर नहीं है, अब ग्राफ क्या नहीं है? लीनियर नहीं है। और इस वायर से जब हम लोड को, स्ट्रेस को हटा देते हैं तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। इसका मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी अभी भी है लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी है वो तो खत्म हो गई, इसलिए इस पॉइंट को कहा गया प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। और इस पॉइंट को हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट, क्योंकि इसके बाद में इलास्टिसिटी भी खत्म हो जाएगी। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं इलास्टिक लिमिट, या फिर कहते हैं ईल्ड पॉइंट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ईल्ड पॉइंट भी हम इस पॉइंट को कहते हैं। अब पॉइंट बी के बाद में जब स्ट्रेस को और बढ़ाया, हल्का सा ही बढ़ाने से स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और फिर स्ट्रेस को हटाया तो हमने देखा कि वायर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब वायर परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका है, यानी वायर में परमानेंट एक तरह से कह सकते हैं कि परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, यानी वायर में डिफॉर्मेशन परमानेंटली सेट हो गया। इसे हम कहते हैं परमानेंट सेट। क्या कहते हैं? परमानेंट सेट कहते हैं। परमानेंट सेट कहते हैं इस पोजीशन को, यहां से यहां तक की पोजीशन को हम परमानेंट सेट। अभी बता रहा हूं मैं आपको कि इसका मतलब क्या है। देखिए इसके बाद में जब आप स्ट्रेन बढ़ाओगे, स्ट्रेस हल्का सा बढ़ाया, मतलब आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस आपने बढ़ाया ही नहीं, स्ट्रेस आपने बढ़ाया ही नहीं। इस पॉइंट बी के बाद में पॉइंट सी तक, पॉइंट सी पर जब स्ट्रेस जीरो है तो स्ट्रेन जीरो नहीं है, स्ट्रेस जीरो है, स्ट्रेन को बढ़ाया नहीं लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है बिना स्ट्रेस को बढ़ाए। इसका मतलब वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है, वायर अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करता है। इसे हम कहते हैं परमानेंट सेट। और ये जो डिफॉर्मेशन आया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया, यानी यहाँ पर वायर प्लास्टिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, यहाँ सॉरी इलास्टिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है वायर। कौन? वायर। ठीक है, तो ये परमानेंट सेट हो गया। जब यहाँ पर स्ट्रेस को मैं हटा लेता हूं तो वायर इस रास्ते से वापस नहीं आता, जिस इस रास्ते से जा रहा था, इस रास्ते से चेंज आ रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्ट्रेस को मैं जीरो कर देता हूं तो इमीडिएटली जो है वो सेम जो ओरिजिनल शेप और साइज है उसको रिगेन नहीं करता है, उसी पाथ को रिपीट नहीं करता है। यहाँ पर परमानेंट सेट आ जाता है, यानी वायर पूरी तरह दूसरे शेप और साइज में चेंज हो चुका है। तो ये जो परमानेंट स्ट्रेन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, परमानेंट स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हुआ है वायर के अंदर, उस परमानेंट स्ट्रेन को हम कहते हैं परमानेंट सेट। परमानेंट सेट किसे कहेंगे? परमानेंट स्ट्रेन produced in wire produced in wire when stress is removed। जब स्ट्रेस को आपने रिमूव कर दिया
तब उसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन आ गया। इसका मतलब वायर की लेंथ बढ़ती चली जा रही है और स्ट्रेस को आपने जीरो कर दिया है, फिर भी उसकी लेंथ बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब अब वायर कभी भी ब्रेक हो सकता है। अब ये वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। हमें यहाँ मिलेगा एक पॉइंट, यहाँ मिलेगा एक पॉइंट, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको कहा, ये ईल्ड पॉइंट कहलाता है। ये ईल्ड स्ट्रेंथ आपको दे देगा। यहाँ पर यदि इसको ले जाएं, इस जगह आपको ईल्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगा, जिसको सिग्मा वाई कहते हैं। और ये एक पॉइंट हम नाम दे देते हैं डी पॉइंट। इस डी पॉइंट सी से डी के बीच में वायर प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है, और प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है सी से डी के बीच में। और इस पर यहाँ पर हम वैल्यू निकालना चाहें स्ट्रेस की, तो ये सिग्मा यू कहलाता है, सिग्मा यू कहलाता है। यानी ये जो डी पॉइंट है, जब स्ट्रेस मतलब जीरो होने के बाद भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, वायर खुद से जो है अपनी शेप और साइज को चेंज कर रहा है बिना स्ट्रेस अप्लाई किए, तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब वायर इस जगह कभी भी टूट सकता है, तो ये रप्चर पॉइंट कहला सकता है। इसको हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पॉइंट कहेंगे। यू का मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। कौन सा पॉइंट होगा ये? अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट होगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के पॉइंट पर वायर अब कभी भी टूट सकता है, और यहां जाकर के तो वायर टूट ही जाएगा। पॉइंट ई पर वायर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और इस पॉइंट ई को हम कहेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। क्या कहेंगे? फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, ये डी और ई के बीच का डिस्टेंस आपको बहुत कुछ बताता है। जिस मटेरियल के लिए डी और ई पास पास में है, जिस मटेरियल के लिए डी और ई क्लोज हैं, वो मटेरियल ब्रिटल होता है। जिसका डी और ई क्लोज है वो ब्रिटल होता है, जिसके डी और ई दूर दूर हैं वो डक्टाइल मटेरियल होता है। कैसा होता है? डक्टाइल मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये बता दूं कि ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। रबर के केस में ये आप देख सकते हैं, रबर के केस में यदि हम देखें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो इस टाइप का आता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर इलास्टिक टिश्यू ऑफ ऑर्टा, द लार्ज ट्यूब वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट। ऑर्टा के लिए है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो सभी के लिए अलग अलग आता है। जैसे टिश्यू ऑफ ऑल्टा है, सब्सटेंस लाइक टिश्यू ऑफ ऑल्टा, रबर विच कैन बी स्ट्रेच टू कॉज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। इनको क्या कहते हैं? इलास्टोमर्स। जिसमें लार्ज स्ट्रेन आ जाता है उन्हें हम इलास्टोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हुई स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, और ये पूरी कहानी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी नोट की हुई है। यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी बेटे मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ से आप अपने नोट्स बनाइएगा। उम्मीद है आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में भी जान लेना चाहिए हमें। और वो इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या क्या हैं? देखिए, नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है, देखिए, डक्टाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रिटल के बारे में बता चुका हूँ। ब्रिटल के कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं यहाँ पर। ब्रिटल मटेरियल के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि ग्लास होता है, ब्रिटल होता है। जैसे ही जमीन पर गिरेगा टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा, ब्रिटल हो जाएगा। कास्ट आयरन होता है, हाई कार्बन स्टील होता है, हाई कार्बन स्टील, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जो कि जिनमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। स्ट्रेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो कभी भी टूट सकते हैं। तो ग्लास जो है ऐसे होते हैं। वहीं डक्टाइल की यदि मैं बात करूं, डक्टाइल के केस में एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? डक्टाइल मतलब जो नम्य होते हैं थोड़े से, जो तुरंत जो है टुकड़े टुकड़ों में नहीं बिखरते। कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है। जितने भी ये गोल्ड सिल्वर कॉपर तो याद रहेगा। लेड भी है, लेड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। ये सब डक्टाइल मटेरियल है। कैसे हैं? डक्टाइल मटेरियल्स हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल्स मेलेबल भी होते हैं, मेलेबल भी होते हैं कुछ मटेरियल्स। मेलेबल मटेरियल्स जिनको हम सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। विच कैन बी हैमर्ड इनटू थिन सीड्स,
जिनसे हम थिन शीट्स बना सकते हैं। ध्यान रखिए, थिन शीट्स जिनको हैमरिंग करके जिनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड को कन्वर्ट किया जा सकता है, सिल्वर को कन्वर्ट किया जा सकता है, सिल्वर को कन्वर्ट किया जा सकता है, लेड को कन्वर्ट किया जा सकता है सीड्स के रूप में। तो ये मेलेबल होते हैं। जिनको हैमरिंग करके थिन सीड्स में कन्वर्ट किया जा सके वो मेलेबल मटेरियल्स होते हैं। और कुछ इलास्टोमर्स भी होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। इलास्टोमर्स जिनके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है हुक्स लॉ को अवे नहीं करता है विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, वो कैसे होते हैं? इलास्टोमर्स होते हैं। इलास्टोमर्स का मतलब क्या है? मटेरियल्स फॉर विच स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कह सकते हो, कर्व डज नॉट अवे किसको अवे नहीं करते? हुक्स लॉ को अवे नहीं करते। हुक्स लॉ को अवे नहीं करते। हुक्स लॉ विद इन इलास्टिक लिमिट में भी हुक्स लॉ को अवे नहीं करते हैं। ऐसे मटेरियल को हम इलास्टोमर्स कहते हैं। और स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है, लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है इनमें, लार्ज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड स्टेज बना रहता है फॉर मच लॉन्गर टाइम, ज्यादा समय तक इनमें बना रहता है। मच लॉन्गर टाइम जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है वो ज्यादा लंबे समय तक इनमें बना रहता है। ठीक है, ये इलास्टोमर्स होते हैं। तो इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल में आप नेचुरल रबर ले सकते हैं, सिंथेटिक रबर ले सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेचुरल रबर है, सिंथेटिक रबर है। ठीक है, और अभी एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था इलास्टिक टिश्यू का। इलास्टिक टिश्यू ऑफ ऑर्टा, ये एग्जाम्पल मैंने दिया था। ठीक है, एक होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको जैसे ही आपने स्ट्रेस हटाया, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि जैसे ही आपने स्ट्रेस हटाया इमीडिएटली वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाते हैं, कुछ समय के बाद रीगेन करते हैं। तो डिले हम लिख सकते हैं, द डिले इन रीगेनिंग, दोबारा प्राप्त करने में किसको? डिले इन रीगेनिंग ओरिजिनल शेप और साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेज, जिसको आप स्ट्रेस कह रहे हो। ठीक है, स्ट्रेस को हटा लेने के बाद तुरंत वो अपने जो है ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं करते हैं, कुछ समय के बाद रीगेन करते हैं। उन्हें हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। और ऐसा शो करने वाले कौन है? जैसे कि क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज जो सॉलिड है, सिल्वर है, ठीक है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर जिसकी बात हम करेंगे 12th क्लास में, गोल्ड है, ये तो क्या करते हैं? ये जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया क्वार्ट्ज, सिल्वर, फॉस्फोर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये तो इमीडिएटली रीगेन कर लेते हैं। इमीडिएटली रीगेन किसको? ओरिजिनल शेप और साइज को इमीडिएटली रीगेन कर लेते हैं। लेकिन कुछ सॉलिड्स हैं जो कि इमीडिएटली रीगेन नहीं करते, जैसे कि ग्लास। ये ग्लास जो है ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, ये तो इमीडिएटली रीगेन कर लेंगे, स्ट्रेस हटाते ही अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाते हैं। लेकिन ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जो कि तुरंत जो है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता है, कुछ समय लगता है। इसका मतलब ग्लास इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट शो करता है। ठीक है, एक है इलास्टिक
इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इलास्टिक हिस्टेरेसिस में क्या होता है, लैगिंग बिहेवियर होता है, लैगिंग बिहेवियर, लैगिंग बिहेवियर, लैगिंग बिहेवियर ऑफ स्ट्रेस, लैगिंग बिहेवियर ऑफ स्ट्रेस या स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, लैगिंग बिहेवियर ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस is called elastic hysteresis, is called elastic hysteresis। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने स्ट्रेस को हटाया किसी मटेरियल पर से, स्ट्रेस जो आप अप्लाई कर रहे हो जैसे ही हटाया, यानी स्ट्रेस को जीरो कर दिया, किसी भी समय मान लीजिए स्ट्रेस जीरो है तो स्ट्रेन जीरो नहीं है, स्ट्रेन जीरो नहीं है। और जब स्ट्रेस जीरो नहीं है तो कई केसेज में स्ट्रेस जीरो नहीं है तो स्ट्रेन जीरो है, यानी इनका बिहेवियर लैगिंग होता है, यानी कभी एक साथ ये खत्म नहीं होते, एक साथ ना तो ये फुल इफेक्ट में आते हैं और ना ही एक साथ ये रिमूव होते हैं। तो ऐसा बिहेवियर क्या कहलाता है, इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहलाता है। यदि हम इसमें ग्राफ देखें लोड और एक्सटेंशन में, लोड और एक्सटेंशन में इलास्टिक हिस्टेरेसिस को ग्राफ को देखें तो इस तरीके से ये तो जाते समय और स्ट्रेस हटा लेने के बाद इस तरीके से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करते हैं, तो सेम पाथ को रिट्रेस नहीं करते, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का ही प्रभाव है, ठीक है। एक छोटा सा टर्म और है लास्ट, इलास्टिक फेटिज्यू। इलास्टिक फेटिज्यू, इलास्टिक फेटिज्यू का मतलब क्या है, जब टेम्परेरी लॉस हो जाता है किसका, इलास्टिक नेचर का, ठीक है, टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिक नेचर, इलास्टिक नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की इलास्टिक नेचर का जो टेम्परेरी लॉस होता है, कुछ समय के लिए खत्म हो जाती है इलास्टिसिटी किसी मटेरियल की, क्योंकि जब रिपीटेडली आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे, जैसे किसी वायर को बार बार आप मोड़ोगे, रिपीटेडली मोड़ोगे, लंबे समय तक मोड़ोगे, तो उसमें इलास्टिक फैटिग्यू की सिचुएशन आ सकती है, यानी उसका जो इलास्टिसिटी है उसका टेम्परेरीली लॉस हो जाएगा। जिसका इलास्टिसिटी कुछ समय के लिए लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे इलास्टिक फैटिग्यू कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की आज हमने बात की। तो आज मैंने आपको हुक्स लॉ के बारे में बताया, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, वल्क मॉडुलस की बात की, इसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बताया, और कुछ ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने आपको बताई। उम्मीद है आज का डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।